एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस टेस्ट जो हम करने लग रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज जो हमने चला रखी है, उसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 50 करने वाले हैं। आज हमारे 50 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। देखो, सीईटी एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। 26 और 27 तारीख का सीईटी का पेपर है। 50 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं। आज ये 50वां करवा रहे हैं और इसके अलावा लगभग 20-25 और हो जाएंगे, लगभग 75 के तकरीबन हमारे हो जाएंगे। सीईटी का पेपर घुमा फिरा के यही क्वेश्चनों में से आएगा। तो जो पहली बार क्लास देख रहा हो, सारी क्लासेस देख ले फटाफट से। 50 क्लास आज हो जाएगी, लगभग 20-25 क्लास और आगे करवाने की कोशिश रहेगी। लगभग 75 के तकरीबन हमारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। तो सीईटी का जो पेपर होगा 26-27 को, उससे पहले तक ये सारे प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर ले, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट जो हम करने लगे टेस्ट सीरीज, ये HSSC के पैटर्न पर ही बेस है। जो पैटर्न HSSC देगी, जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल करे गए हैं। 100% है आपके, सेम उसी पैटर्न पर जो HSSC देगी। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 50 हम करने वाले हैं। और जो टेस्ट सीरीज हम जो करने लग रहे हैं, ये आर्यभट्ट एकेडमी टेस्ट सीरीज है। और नीचे उनके हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 50 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, पहला पर्सन हम स्टार्ट करते हैं जीके से। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, सारे कुछ इसके अंदर मिक्स रहेगा। तो पहला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह सूक्ति किसकी है? कहने का मतलब है कि जो हम ये कहते हैं भाई दोबारा जन्म होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये पुनर्जन्म का निषेध करने वाली सूक्ति है, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म की मना कर रखी है। तो ये कथन किसने दिया था? कपालियन संत ने, आजीविका ने, नागार्जुन के शून्यवाद ने, या फिर चारवाकों ने? तो ये कथन दिया था चारवाकों ने। देखो, कई बार HSSC ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं। HSSC ने जो फिलोसफी के जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न कई बार पूछे हैं, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट देके कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये है चारवाकों का। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस ये नाम याद रखना है, चारवाकों ने ये कथन दिया था। प्रश्न दूसरा है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 3 सही है, चौथा गलत मिला हुआ है, वो आपको बताना है। ठीक है, देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसाल वीर बल्लाल और मदुरई वीर पांड्या। देखो, वीर पांड्या इनकी राजधानी थी मदुरई, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो मदुरई के जो शासक कौन थे? वीर पांड्या थे। मदुरई कहाँ पर है? ये साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत में है ये, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। होयसाल वीर बल्लाल, ये भी बिल्कुल सही दिया है। होयसाल के ये है कहाँ पर है? होयसाल ये है कर्नाटक के अंदर। होयसाल कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है देवगिरी शंकरदेव। बिल्कुल, देवगिरी के राजा कौन थे? शंकरदेव थे। ये भी बिल्कुल इसके अंदर सही दिया गया है। ठीक है, अब दे रखा वारंगल। ऑप्शन बी जो इसमें है, वारंगल रामचंद्र देव। वारंगल कहाँ पर है? ये है तेलंगाना के अंदर। वारंगल कहाँ? तेलंगाना। तो ये किसकी राजधानी थी? काकतीय वंश की राजधानी थी। वारंगल किसकी थी? काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। ठीक है, तो यहाँ पर राजा जो रामचंद्र थे, ये देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। वारंगल का ये बाद में बना था। तो ऑप्शन बी आ जाएगा जो इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, 1945-46 में दिल्ली में INA के मुकदमों के पक्ष में वकील पेश हुए थे। इनमें से कौन सा ऐसा था जो INA के जो मुकदमे हुए थे उनमें वकील बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, भूलाभाई देसाई और सरदार पटेल। तो ये बने थे भूलाभाई देसाई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आज़ाद हिंद फौज जो थी, INA इंडियन नेशनल आर्मी, जो आज़ाद हिंद फौज है, ये वो है वो। ठीक है, इनके खिलाफ जब देशद्रोह का जो मुकदमा चला था, लाल किले के ऊपर जो इनकी जो सुनवाई हुई थी, तब उसमें से जो वकील बना था इनकी तरफ से, तो ये थे भूलाभाई देसाई। इसके अलावा और कौन कौन थे? एक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ये भी एडवोकेट थे। कैलाश नाथ, कैलाश नाथ, ये सारे थे जो इनके सपोर्ट के अंदर थे।
ठीक है, INA कौन है? ये आज़ाद हिंद फौज वाली INA है ये। ठीक है, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ, ये सारे एडवोकेट थे इस समय जिन्होंने इनका साथ दिया था, इनके मुकदमों की सुनवाई करी थी। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में? पॉप एलबी, राजमन्नार आयोग, करारोपण, टैक्सेशन सिस्टम इन्वेस्टिगेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, केंद्र राज्य संबंधों में इनमें से तो है वो राजमन्नार समिति, राजमधार नहीं, राजमन्नार आएगी, इंग्लिश में सही दे रखा है, राजमन्नार समिति थी। ठीक है, राजमन्नार समिति कब की बात है? ये बात है 1969 की, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में राजमन्नार। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब जमा करी थी? 1971 में अपनी रिपोर्ट जमा करी थी। 1969 में आयोग बना थे, राजमन्नार आयोग, कमेटी बनी थी। 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राजमन्नार ने। इसके अलावा एक और था, वो था एक सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ये भी नाम आपने सुना होगा। इसका काम भी क्या था? केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखने हैं, 2-3 समितियां थी जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। राजमन्नार आयोग था, ये 1969 में गठित हुई थी कमेटी, 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकारिया आयोग था, ये 1987 में आया था, 1987 के अंदर। ठीक है, उस समय जब सरकारी आयोग था, जब उस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर, वो थे राजीव गांधी। सरकारी आयोग जब आया 1987 में, जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है ये। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा और है, और वो है पुंछी कमीशन, पुंछी आयोग, आपने ये भी नाम सुना होगा। जो भारत के जस्टिस थे पुंछी, उनके ऊपर है पुंछी आयोग, और ये है 2007 की। तो केंद्र राज्य के संबंध में 3 हैं, राजमन्नार, एक सरकारिया समिति और एक है पुंछी समिति। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजमन्नार, सरकारिया आयोग और पुंछी समिति केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या कौन सी जाति की है? यानी कि अंडमान निकोबार में कौन सी जाति है? ऑस्ट्रेलोइड नहीं, मैंगलोइड ये भी नहीं है, कासेकस या फिर नेग्रोसेड, तो ये है नेग्रोइड रेस, नेग्रोइड जाति, निग्रोसम जाति जो बोलते हैं। अंडमान निकोबार पर जो जनजातियाँ पाई जाती है उनमें है निग्रोसम, नेग्रोइड जो बोलते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी है वहाँ पर जनजाति? एक है जारवा, पेपर में कई बार आती है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार पर। ठीक है, एक और है, वो है ओंजे, ओंजे जनजाति, ये भी जो है अंडमान निकोबार पर पाई जाती है। तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओंजे, जारवा। इसके अलावा अंडमानीज है, वो तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा अंडमान की है। ठीक है, एक सेंटाइल भी है, ये सारे अंडमान निकोबार पर पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 6, और इसमें आपको क्या करना है कि मिलान करना है। इसमें बता रखा है कि चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, खोकथाम पबरम कहाँ पर, थांगटा कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो देखो, चापचार कूट महोत्सव ये कहाँ पर होता है? मिजोरम के अंदर होता है। ठीक है, खोकजाम परबा गाथा गीत ये मणिपुर के अंदर होता है। थांगटा सिक्किम के अंदर नहीं होता, थांगटा कहाँ होता है? ये भी मणिपुर के अंदर होता है। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही मिला हुआ, तीसरा गलत मिला हुआ है। थांगटा कहाँ पर होता है? मणिपुर के अंदर होता है। चापचार कूट कहाँ पर होता है? ये होता है मिजोरम के अंदर, ये फसल से संबंधित है। ठीक है, और खोंगजोम पारबा ये मणिपुर का ही डांस है। तीनों ही आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि तमिलनाडु में कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने के लिए राजी हुआ था? देखो, कुडनकुलम के अंदर ये नई बात नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। कब की बात है? 1988 की बात है। 1988 में डील हुई थी कि रूस 3 परमाणु भट्टी लगाएगा, 6 लगाएगा। 6 जो न्यूक्लियर प्लांट है वो लगाएगा तमिलनाडु के कुडनकुलम के अंदर। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2025 में इन्होंने अपनी छठी यूनिट जो है वो शुरू करी है। इसकी सबसे लास्ट यूनिट थी वो छठी यूनिट, अब फरवरी 2025 के अंदर शुरू करी है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर 6 की बात हुई थी, तो सबसे लास्ट जो अभी लगाई है 2025 के अंदर 1000 मेगावाट की एक रहेगी इसके अंदर। ठीक है, 6 यूनिट लगाने की बात हुई थी।
प्रश्न नंबर 8 डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट क्या है? साबुन, कैटालिस्ट, मेडिसिन या रिफाइनिंग एजेंट? तो डिटर्जेंट होते हैं रिफाइनिंग एजेंट। शोधन अभिकर्ता, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, यानी कि लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट जो है वो हमारे शरीर के कौन से अंग में बनती है? लिम्फोसाइट्स आपको बतानी है। लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन या लॉन्ग बोन? देखो वैसे तो इनमें से सारे ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। मेन जो लिम्फोसाइट जो बनती है हमारी वो बनती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जो है वो हमारी लिम्फोसाइट बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह तो बोन मैरो आंसर आएगा या फिर लिम्फ में आएगा, LYMPH लिम्फ ग्लैंड। लिम्फोसाइट बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड से बनती है। इसके अलावा स्प्लीन भी इसका आंसर होएगा, स्प्लीन भी, प्लीहा, ये भी सही है। सबसे पहले तो आएगा, अगर ऑप्शन में बोन मैरो दिया है तो सबसे पहले आपको बोन मैरो पर निशान लगाना है। लिम्फोसाइट की बात है तो बोन मैरो पर निशान लगा, अगर बोन मैरो ऑप्शन पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। ठीक है, इसके अलावा जो लिम्फ ग्लैंड है वहाँ से भी ये होता है, क्या लिम्फोसाइट बनता है हमारे शरीर के अंदर। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन में से। प्रश्न नंबर 10 है EEG। EEG क्या काम आता है? EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किससे संबंधित है? यह है दिमाग से। एक होता है ECG। ECG किसका होता है? हार्ट का। और EEG किसका होता है? दिमाग का, मस्तिष्क का। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। आगे है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कि 2024 में नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता? के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये 2024 का किसने जीता है? ये पहली बात तो है, जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये कौन सी गवर्नमेंट देती है? ये देते हैं केरला के अंदर दिया जाता है, केरल के अंदर। जीता किसने था? ये जीता पी गीता ने, ऑप्शन सी जो दिया पी गीता ने। इसका आयोजन कौन करता है? एक विंग्स नाम की एक संस्था है, विंग्स, वोमेन इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्योरी स्पोर्ट्स। ठीक है, ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, ये एक विंग्स नाम की संस्था है, कहाँ पर है? केरल के अंदर। उसके द्वारा ये दिया जाता है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, और ये पी गीता को दिया गया है अब की बात 2024 के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 दिया है, नई दिल्ली में NFCSF चीनी उद्योग संगोष्ठी और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? देखो 2022-23 का समारोह हुआ कब था? यह आयोजित ये हुआ था अगस्त 2024 के अंदर जाके, अगस्त 2024 में हुआ था। चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पर? यहाँ पर थे अमित शाह। अमित शाह। NFCSF क्या है? नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, ये ध्यान रखना, जो शुगर फैक्ट्रीज है ना सारी, उनकी फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन बना रखी है ये। ठीक है, और इनको जो अवार्ड दिया गया था ये 2000, तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? अमित शाह थे। प्रश्न नंबर 13 है, कंप्यूटर का प्रश्न है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के खालिस्तान गुण को दर्शाती है, यानी कि एरर फ्री कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर, जो गुणा भाग करके देगा हमें, वो उसमें कोई गलती नहीं पाएगी। तो कंप्यूटर की क्या दर्शाता है, क्या चीज़ है वो? मापनीयता, सटीकता, गति, या इनमें से कोई नहीं? तो वो दर्शाता है उसकी एक्यूरेसी कंप्यूटर की। भाई जो जितनी सही गणना करके देगा इसका मतलब एक्यूरेट जो डाटा देगा, तो ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी को दर्शाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, एरर फ्री जो कैलकुलेशन देता है बिना किसी गलती की वो। अगला है प्रश्न नंबर 14, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड? भारत में सबसे पहले जो पहला कंप्यूटर वो कहाँ इंस्टॉल किया गया था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था HEC2M, HEC इसका नाम था। और ये कहाँ इंस्टॉल किया गया था? ये किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। कब की बात है ये? 1955 की। ठीक है, 1955 के अंदर, ISI कलकत्ता के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 15। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को इरेज कर देती है? भाई कंप्यूटर के अंदर एक की होती है, एक बटन होता है, वो ऐसा कौन सा बटन है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने डाटा डाल रखा है उसको इरेज कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है? भाई हमने टाइप करा कंप्यूटर के अंदर ABCD, तो ऐसी कौन सी की दबाई जो उसको ख़त्म कर देगी? तो वो क्या है? डिलीट की। डिलीट की दबाते ही वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, डिलीट की। प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, खालिस्तान को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किया जाता है तो इनका भुगतान करता है। यानी कि इसमें टैक्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है कि कौन सा टैक्स है जो किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और जो आदमी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसका आदमी भुगतान करता है। कौन सा टैक्स है वो? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, GST या फिर सेल्स टैक्स? तो वो जो टैक्स है वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है ये आदमी के सैलरी, प्रॉफिट, जो इनकम है इन पर लगाया जाता है। ठीक है, इसको कोई दूसरा नहीं भरेगा, इसको जो मेन जो पर्सन है उसी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है भाई, जो सैलरी जो आदमी कमा रहा है वो उसी की सैलरी से कटेगा, दूसरे की सैलरी से तो कटने से रहा डायरेक्ट टैक्स। तो जो आदमी जो है उसी से ही ये डील करता है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। प्रश्न नंबर 17 दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? देखो सेंसस 2011 का ही आएगा, इसके बाद जनगणना नहीं हुई है 2021 वाली। ठीक, अब 2026 में करने की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो इसने पूछा कि लिंग अनुपात भारत का कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना भारत का जो लिंग अनुपात था वो था 943। इनके हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 940। एग्जैक्ट डाटा याद रखो तो 943 आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 के अंदर। किसने करवाई थी? मेयो ने। उसके बाद 1881 से हर 10 साल बाद जनगणना होने लग गई थी। 2021 के अंदर 2011 के अंदर कौन से नंबर की हुई थी? 16वें नंबर का सेंसस था, जनगणना हुई थी ये। पहली बार हुई थी 1872 में मेयो के काल में। उसके बाद 1881 से रेगुलर स्टार्ट होने लगी थी हर 10 साल बाद जनगणना। तो भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के हिसाब से 943 था, 943। अगला है प्रश्न नंबर 18। भारत में जो मेजर पोर्ट्स कितने हैं? प्रमुख जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने हैं भारत के अंदर? 11, 12, 13, 14। तो भारत के अंदर जो प्रमुख बंदरगाह है वर्तमान में वो है 14। ध्यान रखना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के अंदर 14 तो जो है वो प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा 217 है ना, वो है नॉन मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स तो है 14 और नॉन मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 217 है। ये आपको डाटा ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि छोटे बंदरगाह पूछे तो 217 हैं, बड़े बंदरगाह पूछे तो 14 हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से अब हमारी हरियाणा जीके शुरू हो जाएगी। देखो आज की क्लास में थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, आपको फास्ट ही करना पड़ेगा। पेपर आ चुका है, अब डेली के कम से कम 2 क्लासेज हमें लगानी है। जितना रिवाइज हो सके, जितना फास्ट रिवाइज हो सके उतना फास्ट हमें करना है। तो आपको भी फटाफट से हमारे साथ के साथ ही आपको रिवाइज करना रहेगा ये, क्योंकि अब ऐसे टाइम में लगभग 15 दिन बचे हैं पेपर को। तो इस हिसाब से मॉक टेस्ट ही हमारा एकमात्र सॉल्यूशन बचता है जिससे ओवरऑल हमारी तैयारी हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 से अब हमारी हरियाणा जीके शुरू हो जाएगी। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर पहली बार क्लास देख रहे हो तो नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रश्न नंबर 19 जो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालक जिला है? यानी कि एनिमल हस्बेंड्री सबसे बड़ा कहाँ पर होती है? सिरसा, हिसार, करनाल या फिर मेवात? तो सबसे बड़ा पशुपालन जिले की बात करें हरियाणा के अंदर, वो है हिसार के अंदर है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 दिया है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन स्थलों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है?
कौन सा स्थल कहाँ पर है ये आपको बताना है। मित्ताथल कहाँ पर है, भिवानी के अंदर, बिल्कुल सही है। बनवाली कहाँ पर है, बनवाली कहाँ पर, यमुनानगर नहीं आएगा, ये आएगा कहाँ पर, फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर। शीशवाल कहाँ पर है, शीशवाल और राखीगढ़ी ये दोनों कहाँ पर है, हिसार के अंदर। एक है कुनाल, कुनाल भी कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। तो आपको ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा कहाँ पर है। ये सारी हड़प्पा की साइट्स हैं जो हरियाणा के अंदर पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21। मोहन सिंह मंदार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप ये लगा के चलना, क्योंकि मोहन सिंह मंदार कौन था, ये एक राजपूत शासक था। कहाँ से, किस रियासत का था ये, कैथल का, कैथल का राजपूत शासक था मोहन सिंह मंदार। और जिस समय ये था उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। कौन राज्य कर रहा था उस समय, अकबर का टाइम, अकबर नहीं, बाबर था उस समय। बाबर के समय की बात है ये, जब मोहन सिंह मंदार जब था, ठीक है। इसने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था इसने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह मंदार कैथल से था, ये ध्यान रखना है। राजपूत शासक था, कैथल से संबंध रखता था। अगला है, पटियाला रियासत हरियाणा के किस भाग में स्थित थी। पटियाला रियासत, देखो पटियाला रियासत है हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ। जींद है, जींद के ऊपर पटियाला और नाभा दो रियासतें हैं, ठीक है। तो पटियाला रियासत हरियाणा की किस दिशा में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ। तो पटियाला रियासत जो है ये हरियाणा के उत्तर के है, उत्तर हरियाणा की तरफ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राम काव्य के रचयिता महान कवि रतन चंद्र शर्मा की कृति है। देखो ये रतन चंद्र शर्मा की कृति का, और इसमें आएगा अग्नि परीक्षा, निषाद राज, राम राज्य, तीनों ही आएंगे। ये प्रश्न छोड़ देना आप, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ी गलती दी गई है इसके अंदर, क्योंकि रतन चंद्र शर्मा कोई ऐसे सुना नहीं है नाम। अगर आपने सुन रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत, आप छोड़ सकते हो इसको। आगे दिया है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित कथनों में से सही पहचानिए। 4 कथन दे रखे हैं, आपको ये बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला दिया है कि पश्चिम मंडल में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई से सितंबर महीने में कुल वर्षा का 80 से 85% प्राप्त करता है। भाई जो साउथ वेस्ट मानसून जो हो रही है वो जुलाई से सितंबर के अंदर लगभग 80 से 85% हिस्सा पश्चिम मंडल में होता है, ये जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि भिवानी जिले के लोहारूप मंडल में सामान्य वार्षिक वर्षा 300 mm से कम दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है ये भी। हरियाणा में वर्षा की परिवर्तनशीलता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, बिल्कुल, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर कम अंतर है, दक्षिण पूर्व की ओर ज़्यादा है। वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण हरियाणा में बाढ़ और सूखा दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। भाई कभी कभार तो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, कई बार हरियाणा में बारिश होती नहीं है, इस वजह से सूखा भी हो जाता है। सारा किस पर निर्भर है, ये बारिश के ऊपर ये सब कुछ निर्भर है। यानी कि इसमें चारों ही कथन सही हैं, और ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। ऊपर लिखे गए चारों के चारों कथन इसमें सही है। अगला है प्रश्न नंबर 25। अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है। देखो हर्बल पार्क तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन उनके अलग अलग नाम डाल रखे हैं। तो इसमें पूछा कि अश्वगंधा वाटिका जो है हर्बल पार्क वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह या फिर भिवानी। तो ये कहाँ पर है, ये है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। एक सतावर भी है, ये अश्वगंधा था, एक सतावर है, सतावर वाटिका हर्बल पार्क, वो कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। सतावर कहाँ पर है, हिसार के अंदर। अश्वगंधा वाली कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है, दोनों ध्यान रखना है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गन्ने का उत्पादन खाद, हरी खाद, अमोनियम सल्फेट और सुपर सल्फेट आदि डालकर किया जाता है। कपास की खेती के लिए हरियाणा में भारी दोमट मिट्टी महत्वपूर्ण है। भिवानी के अलावा अन्य सरसों उत्पादक जिले महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, रेवाड़ी हैं। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये सारे स्टेटमेंट आपको दी गई है। देखो सबसे पहले लास्ट देखो, भिवानी के अलावा सरसों कहाँ होती है, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, जींद। स्टेटमेंट तीसरी बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए देखो भारी दोमट मिट्टी भी सही है और काली मिट्टी भी सही है।
सबसे ज़्यादा तो किसकी ज़रूरत होती है? काली मिट्टी की। लेकिन भारी दोमट मिट्टी भी कपास के लिए ठीक है। स्टेटमेंट दूसरी बिल्कुल सही है। और गन्ने के लिए हम अमोनियम सल्फेट और सुपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट तीनों ही इसमें सही दे रखे। कथन 1, 2, 3 तीनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 27। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि बांध दे रखा है इधर और इधर नदी का नाम दे रखा है, तो आपको बताने इनमें से कौन सा सही नहीं दे रखा है। पथराड़ा बांध सोम्ब नदी पर है, बिल्कुल सही। पथराड़ा बांध कहाँ पर है? ये है यमुनानगर के अंदर। पथराड़ा बांध कहाँ पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सोम्ब नदी के ऊपर है। ओट्टू बांध घग्गर आगरा नदी पर है, बिल्कुल सही। कहाँ पर है ये? सिरसा में। सिरसा में घग्गर आगरा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? ओट्टू बांध है। मसाणी बांध ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के ऊपर कौन सी नदी में? साहिबी नदी के ऊपर है। कौशल्या बांध ये सतलुज नदी पर नहीं है, ये गलत है। इसमें से यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी वाला। ये सतलुज नदी पर नहीं है, नदी का नाम भी कौशल्या है। कौशल्या बांध कौशल्या नदी के ऊपर है। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर। कौशल्या बांध कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी कौन सी है? घग्गर की एक सहायक नदी है कौशल्या, पंचकुला के अंदर, वहाँ पर है ये कौशल्या बांध। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दिया कि सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत क्यों प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए? तो सोनीपत में क्या मिलती थी? एटलस की साइकिल, साइकिल के लिए। सोनीपत किस चीज़ के लिए फेमस था? साइकिल के लिए। एटलस की साइकिल जो बनती थी वो सोनीपत के अंदर ही बनती थी। प्रश्न नंबर 29। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कोयले की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? इंदिरा गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर कोयले की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल कोलफील्ड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो कोयला आता हुआ आता महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, झारखंड से। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 30। रेवाड़ी जंक्शन किस रेलवे पर है, किस रेलवे मार्ग पर है? तो ये है दिल्ली जयपुर के ऊपर। ठीक है, दिल्ली जयपुर के ऊपर। लेकिन अब इसमें देखो सारे ही दिल्ली जयपुर दे रखा है। दिल्ली मुंबई जयपुर, जयपुर दिल्ली आगरा, दिल्ली जयपुर अहमदाबाद, या फिर अहमदाबाद इंदौर राजस्थान। रेवाड़ी जंक्शन किसके ऊपर है? देखो रेवाड़ी वाला जो है ना, वो है दिल्ली जयपुर अहमदाबाद वाले में। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद जो है हाईवे रेलवे ट्रैक, वहाँ पर है। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगर हमें अहमदाबाद जाना है दिल्ली से बाई ट्रेन, तो हम रेवाड़ी से जयपुर होके ही जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 31। हरियाणा में कितने डिवीज़न है? रेवेन्यू डिवीज़न हरियाणा के अंदर कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर रेवेन्यू डिवीज़न कितने हैं? 6 हैं। अम्बाड़ा है एक, तो फरीदाबाद, गुड़गांवा, रोहतक, करनाल। ठीक है, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांवा, रोहतक, करनाल, और एक बच गया हिसार। ये 6 डिवीज़न है। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल, ये 6 डिवीज़न हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? तो पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती है? करवा चौथ का। और अगर पुत्र के लिए आ जाए, पुत्र के लिए कौन सा व्रत होता है? वो होता है अहोई अष्टमी। ठीक है, पुत्र के लिए होता है अहोई माता का, और पति के लिए होता है करवा चौथ का। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया है, हरियाणा में सामाजिक नियमों से जुड़ी एक लोक मान्यता क्या है? बेटे की माँ बुधवार को बाल नहीं धोती, मंगलवार को खुदाई का काम करना शुभ माना जाता है, शुक्रवार को काम शुरू करना अशुभ माना जाता है। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो अशुभ मानी जाती है? देखो ये एक बात है कि मंगलवार को खुदाई करना शुभ माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये हरियाणा की बात हो रही है कि मंगलवार को हरियाणा में खुदाई का काम जो है भाई, जैसे मकान वगैरह नए बनाते हैं तो नींव वगैरह नहीं भरते, नया काम मंगलवार को ऐसा काम शुरू नहीं करते। ठीक है, ये एक जो लोक मान्यता मानी जाती है, मंगलवार को अशुभ होता है। ऑप्शन जैसे सीधे रखा, शुक्रवार को काम शुरू करना शुभ, शुक्रवार को नहीं, हम शनिवार को मानते हैं शुभ करना, शनिवार को काम करना शुभ मानते हैं। बेटे की माँ बुधवार को सिर नहीं धोती, बुधवार नहीं बृहस्पतिवार को नहीं धोती, बृहस्पतिवार को। ये सारी हरियाणा के अंदर कुछ लोक मान्यताएं हैं।
प्रश्न नंबर 34 दिया है, हरियाणा में मूर्तिकला का सबसे उन्नत काल कौन सा था? मूर्तिकला का सबसे उन्नत काल कौन सा था? तो वो था गुप्त काल। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। कुषाण काल भी था, ये भी ध्यान रखना है। कुषाण काल भी था, लेकिन गुप्त काल पहले पर आएगा, दूसरे पर कुषाण काल, तीसरे पर शुंग वंश आएगा मूर्तिकला के संबंध में। प्रश्न नंबर 35 दे रखे हैं, ये अलग अलग वाद्य यंत्र और उनकी निर्माण सामग्री दे रखी है। जैसे मैं आपको अलग अलग वाद्य यंत्र दिखाता हूँ, एक है ताशा, दूसरा है खंजर, तीसरा है सकट और चौथा है घड़ा। ये चार तो दे रखे वाद्य यंत्र। इसके बाद अलग अलग दे रखे हैं भाई, मिट्टी से क्या बना होता है, एक लकड़ी का बना होता है, ठीक है, एक बनता है धातु के गोल प्लेट। तो ये इनसे जो बने हैं, तो इन और एक होता है चिकनी मिट्टी वाला बर्तन। ये तो देखो घड़ा, ये तो चिकनी मिट्टी का बना होता है, सबको पता है, जो मटके के ऊपर टूप बांध के करते हैं ना, काला काला घड़े वाला, वो, ठीक है। यानी कि चौथा तो मिलेगा ऑप्शन डी से। तो देखो चौथे पर ऑप्शन डी की जगह चौथा है, तो ये सिर्फ दो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन बी और डी तो कट गए, क्योंकि हमें एक ही पता था घड़ा किसका बना होता है, चिकनी मिट्टी का। तो या तो ऑप्शन ए आएगा या आएगा ऑप्शन डी, ना सॉरी सी। अब देखो ताशा किसका बना होता है? ताशा, ताशा बना होता है मेटल का। खंजीरा जो खंजर होता है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है लकड़ी का, ठीक है। खंजर जो होता है किसका बना होता है? लकड़ी का। बी वाला है वो दो पे सही है, बी वाला दो पे सही है, ये दोनों में दे रखा है। खंजर बना होता है लकड़ी का। स्कर्ट है ये धातु की एक गोल प्लेट सी होती है। सी वाला 3 पे, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। देखो ताशा जो है ना, ये बना होता है मिट्टी का या फिर लोहे का भी। खंजर होता है ये लकड़ी का बना होता है। स्कर्ट जो होता है धातु की गोल प्लेट होती है। और घड़ा जो होता है ये चिकनी मिट्टी का बना हुआ होता है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया कि कौन सा मंदिर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, तीनों ही मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 दिया कि माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। माटी के मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इसका? वो है पारुल गुलाटी। देखो आज की क्लास थोड़ी फास्ट हो रही होगी। अच्छा इसको सॉरी, ये आएगा जयनारायण कौशिक। ऑप्शन बी उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 37 का, जयनारायण कौशिक। देखो आज की क्लास आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी। आज ऑप्शन नहीं पढ़ाए जा रहे, सीधा आपको आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि सीटी की डेट शीट आ चुकी है। फटाफट पेपर करना है हमें, ठीक है। हालांकि एक्सप्लेन पूरा किया जा रहा है, तो आप करते रहे फटाफट से। माटी के मोल, जयनारायण कौशिक। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा के सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? सतीश कुमार जो है हरियाणा से, वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, हैंडबॉल या जूडो? तो ये है जूडो से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जूडो का प्लेयर कौन है पूछे तो हरियाणा का, वो कौन आ जाएगा? सतीश कुमार। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सतीश कुमार। आ गया प्रश्न नंबर 39। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखो योग और आयुर्वेद का नाम आते कौन आ जाएगा? बाबा रामदेव। योग और आयुर्वेद से संबंधित भी कौन है? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 40 है कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू हुई थी? राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। तो यहाँ पर आके हमारी हरियाणा जीके पूरी हो गई। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब पर पहली बार क्लास देख रहे हो, नॉलेज हब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब हम 15 प्रश्न करेंगे इंग्लिश के, फिर 15 करेंगे हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला प्रश्न है, खाली स्थान आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक। मीना हैड ए वेल ब्लैंक ए टाइम इन मसूरी विद हर गैंग। मीना का अपने दोस्तों के साथ मसूरी में टाइम था, मतलब टाइम का प्रयोग करती थी, वो टाइम यूज़ करती थी। तो देखो क्या आएगा इसमें, मीना हैड ए वेल ए टाइम। वेल ए टाइम नहीं होता, वेल ऑफ ए टाइम, समय का एक हिस्सा था, कुछ सुखद अनुभव होता। ए वेल ऑफ ए टाइम मतलब अच्छा समय, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। एक फ्रेज है, एक ईडियम है ये, ए वेल ऑफ टाइम, सुखद अनुभव होना, ईडियम है ये, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 फिल इन द ब्लैंक। देर इज नो ब्लैंक इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है पानी बहने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटलेट। भाई कंटेनर के अंदर कोई भी आउटलेट का ऐसा नहीं है जहाँ से पानी बाहर बह सके, यानी कि देसी भाषा में बोलो तो नलका। ठीक है, कोई भी ऐसा नलका टूटी वगैरह नहीं लगी जिससे कंटेनर का अंदर का पानी बाहर निकले। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, ईडियम आपको बताना है। ईडियम दिया है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है, निश्चित रहना, आश्वस्त रहना, यानी कि डोंट गिव अप, त्यागना नहीं है भाई, अपनी हिम्मत बनाए रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 44 और ये भी ईडियम है। ठीक है, ये दिया है बिटवीन साइक्ला एंड कैरिसबिड, कैरिबडिस। इसका मतलब क्या हो गया, वे आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई, दो परिस्थितियों में फंसना। आगे कुआ पीछे खाई का मतलब है चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट इवेंट्स, अल्टरनेटिव्स। दो मतलब ऐसे में, चाहे आगे कूद ले चाहे पीछे, आगे कुआ पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, वन वर्ड आपको बताना है। ए सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश की जो गड्डी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में ताश की गड्डी बोल दी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैक। ए पैक ऑफ कार्ड्स। आपने जब गणित या प्रोबेबिलिटी के सवाल करे होंगे कभी भी, उसमें आता है पैक ऑफ कार्ड्स, पैक बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन वर्ड ही आपको बताना है। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। जो टिकट इकट्ठी करता है उसको क्या बोलते हैं? टिकट इकट्ठी करने वाला, ये हमने पिछला प्रैक्टिस सेट जो करा था ना 49 नंबर, उसमें भी करा था। इसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, फिलाटेलिस्ट। देखो फिलंथ्रोपिस्ट तो क्या होता है, जो परोपकारी, जो दूसरों का परोपकार करे, दूसरों के हितों के बारे में सोचो, होता है फिलंथ्रोपिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट होता है टिकट इकट्ठी करने वाला। क्वेश्चन नंबर 47 आपको सिनोनियम बताना है। वर्ड दिया है सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर। इसका आपको सिनोनियम बताना है। सिलेंडर का मतलब क्या होता है? पतला। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? स्लिम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी, और वो है क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, QUANTITATIV, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी, वो है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब क्या होता है? इनकोरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आएगी ये INCORRIGIBLE, इनकोरिजिबल, असंशोधनीय, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन डी आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 49 का। आ गया क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट के अंदर है। आई वुड रेदर टू गो होम देन गो टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर। इसमें क्या आएगा? आई वुड रेदर, टू गो नहीं आएगा, यहाँ पर टू नहीं आएगा। आई वुड रेदर गो होम देन गो टू ए रेस्टोरेंट। ठीक है, टू नहीं आएगा, यानी कि रेदर के साथ टू नहीं आएगा। ऑप्शन डी के अंदर एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस है, इवन दो आई टुक ए टैक्सी द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखो बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद क्या आएगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हमेशा क्या आएगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रख लेना, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद क्या आएगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ इसको ध्यान रख लेना, बेसिक सी चीज़ है ये। तो द ट्रेन लेफ्ट की जगह क्या आएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट। ऑप्शन डी के अंदर एरर दिया गया है, क्योंकि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 52 दिया है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो ये बिल्कुल एक सही सेंटेंस दिया है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो? कोई एरर इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल सही है ये, नो एरर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
3 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। इज़ ए पेंगुइन कहाँ पर है, ये आर ए पेंगुइन्स, ये सही है या इसमें कोई करेक्शन आएगी ये आपको बताना है। ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका आर ए पेंगुइन। देखो ए वेल नोन, एक ए मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा, इज। पेंगुइन्स नहीं होता, इज है तो इज ए पेंगुइन, ऑप्शन ए आएगा। ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका इज ए पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 में पैराग्राफ दे रखा है, उसके बिहाफ पर आपको आंसर देने हैं पैराग्राफ पढ़कर, ठीक है। यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो गए इंग्लिश के, 55% हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के हो गए। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और अंग्रेजी हमारी पूरी हो गई। अब 15% करेंगे हम हिंदी भाषा के, हमारी मातृभाषा के। तो प्रश्न नंबर 56 है जो हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। इनमें से अल्प प्राण बताने हैं। देखो एक तो अल्प प्राण होता है और एक होता है महाप्राण, तो इसमें से आपको बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अड होता है। एक होता च, छ, ज, झ, ऐ। एक होता ट, ठ, ड, ढ और अण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो दे रखा है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। जैसे क और ग, क और ग ये क्या है, अल्प प्राण है। क और ग क्या है, अल्प प्राण है। देखो और ये स्वर जितने भी हैं सारे अल्प प्राण होते हैं। ए आ ये भी अल्प प्राण है। ए आ ये जो स्वर है ना सारे के सारे स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। और जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो भी अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ये दोनों कौन से हैं, ये है महाप्राण। देखिए एक लाइन होती है त, थ, द, ध, न, तो दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 57 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कौतूहल, निरपेक्ष, अनाधिकार और पौराणिक। इनमें से गलत क्या लिखा गया है वो बताना है। देखो पौराणिक हमें देखते ही नजर आ गया गलत लिखा हुआ है, ये अण आएगा, छोटा अण आएगा। पौराणिक, ये नहीं के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी, पौराणिक, ठीक है। ये गलत लिखा गया, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 58, कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी भाषा का शब्द क्या है। मध्य वचन, म्यू, टिकट। तो टिकट, देखो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टिकट, तो टिकट हमारी भाषा का शब्द नहीं है, एक विदेशी शब्द है, दूसरी भाषा का शब्द है टिकट। प्रश्न नंबर 59 दिया है, कच्चा चिट्ठा खोलना क्या अर्थ है। भाई बोलते ना मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, तू ज़्यादा मत बोल, मैं तेरी सारी हिस्ट्री बता दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा, सारा भेद खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 60 है, सब कुछ समाप्त हो गया कौन सा विशेषण है। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। सब कुछ का मतलब जो भी था, यानी कि जो संख्या थी जितनी भी थी 10 20 जो भी था वो सारा कुछ समाप्त हो गया, जितना भी था हमारे पास। अनिश्चित संख्यावाचक है ये, संख्या फिक्स नहीं कितना था। प्रश्न नंबर 61 है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करो। ठठेरा का स्त्रीलिंग बताना है, आज तक ठठेरा ही नहीं देखा, इसका स्त्रीलिंग तो दूर की बात है। ठठेरा हमने पढ़ा, ठठेरा देखा नहीं आपने, जो बर्तन वगैरह काम करता, रेवाड़ी के अंदर होते हैं ठठेरे, तो ठठेरे का अगर स्त्रीलिंग बनाएगा होगा ठठेरिन, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। ठठेरा का स्त्रीलिंग पूछा है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा ठठेरिन। आगे दिया है प्रश्न नंबर 62, कौन सा शब्द बहुवचन है। इनमें से बहुवचन शब्द आपको बताना है। गौ भी सिंगुलर है, एक वचन है, लेखक भी, अनुज भी, लेकिन गुरुजन, गुरु ठीक है, गुरुजन बहुवचन है, ठीक है। गुरु का बहुवचन क्या बनेगा, गुरुजन बनेगा, ध्यान रखना है। कवि का कविवृंद, देव का देवगण, पाठक का पाठकगण, आपका आप लोग, ऐसे ध्यान रखना कुछ शब्द ऐसे। प्रश्न नंबर 63 है, संपन्नता का विलोम शब्द बताएं।
संपन्नता मतलब अमीर आदमी। संपन्नता का विलोम क्या होगा? निर्धनता। संपन्नता मतलब जिसके पास सब कुछ हो, निर्धनता जिसके पास कुछ भी ना हो। प्रश्न नंबर 64 है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 3 शब्द तत्सम है, एक नहीं है। दृष्ट तत्सम है, पृष्ठ है, पंख है, लेकिन पानीप जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। पानीप जो है, पानी का मतलब क्या होता है? चमक, तो ये तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 65 है कि घबराहट में प्रत्यय बताओ। तो घबरा पर आहट, कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर 66 है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम तो वो आएगा पारलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम क्या आएगा? पारलौकिक। भौतिक का अर्थ आध्यात्मिक, लौकिक का परलौकिक। देखो लौकिक का आएगा परलौकिक, ये आएगा ऐहिलौकिक। ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 67 है वसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वसंत का, तो वसंत क्या 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 होता है? ऋतुराज, कुसुम कुमार, ऋतुपति। लेकिन पराग जो है, ऑप्शन सी जो है वो नहीं होता। पराग किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पुष्परज का। पुष्परज का पर्यायवाची पराग। वसंत को क्या क्या बोलते हैं? ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68 दिया है कि लघु का समानार्थी शब्द बताओ। लघु का समानार्थी शब्द, लघु का मतलब क्या होगा? छोटा, बिल्कुल सही। बाकी तीनों इसके विपरीत शब्द दिए कि दीर्घ, विशाल, बड़ा। समानार्थी जो इसका अर्थ बताता है वो होता है छोटा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 दिया है दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है, बताएं। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इनमें से कहाँ पर गलती है ये बताना है। देखो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा मांगी, क्षमा की भीख नहीं होता। जो हम क्षमा मांगते, क्षमा की भीख थोड़ी ना होती है, क्षमा मांगी ये होता है। ऑप्शन डी गलत दिया है इसके अंदर। किसमें त्रुटि है? ऑप्शन डी के अंदर, भीख नहीं आएगा ये। प्रश्न नंबर 17 है जो नभ में चलता है उसको क्या बोलते हैं? नभचर। और दूसरा क्या बोलते हैं इसका? खेचर। खे का अर्थ होता है आसमान, चर मतलब चलने वाला, खे मतलब आकाश, आकाश में चलने वाला क्या होता है? खेचर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। यहाँ पर हमारे 70 प्रश्न पूरे और 15 प्रश्न हमारे हिंदी के भी पूरे। अब 15 प्रश्न आएंगे गणित के, 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के, और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 पूरा हो जाएगा। सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल है। सवाल नंबर 71 में दिया है कि ये पावर दे रखी है और इसमें होता है कि इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा ये आपको लास्ट में बताना है। देखो सबसे पहले तो इसमें ये देख लो 5 है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 अगर किसी के पीछे है या तो इकाई का अंक 5 आएगा या फिर 0 आएगा। क्योंकि 5 का पहाड़ा हम पढ़े तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30। या तो 5 आएगा या 0, सिर्फ 2 ही अंक आएंगे इकाई का अंक। अगर ये 5 से गुणाते हैं तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा, 2 में से एक आएगा। ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, 5 भी दे रखा और 0 भी। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हट गए, 1 और 4 का तो कोई मतलब ही नहीं आने का। या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अब ये देखो इसके अंदर सम संख्या दे रखी है, 4 है, सम संख्या है। 5 को अगर हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा। सम संख्या को अगर हम विषम संख्या से भी गुणा करते तो सम ही आएगी। देखो ये विषम संख्या है, इसका इकाई का अंक विषम आ गया और इसका सम आएगा 4 का, तो इकाई का अंक क्या बनेगा लास्ट में? सम संख्या। 2 4 6 8 इनमें से कोई एक आएगी। सम संख्या को अगर हम 5 से गुणा करते तो क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। अगर विषम संख्या से करते तो 5 आएगा। जैसे 5 एकम 5, लेकिन 5 दूनी 10, 5 को 4 से गुणा 5 चौक 20, 5 छिंग 30, इकाई अंक 0 आ रहा है। विषम संख्या 1 3 5, जैसे 5 दिया 15, 5 5 25, 5 7 35, उसमें 5 आ जाता। तो सम संख्या है तो 5 से गुणा तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है कि 4500 रुपये 4 दोस्तों में बांटे गए हैं, 1/6, 1/4, 1/3 और 1/2 के हिसाब से। सबसे छोटा हिस्सा जो जिसको मिलेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे ये पूछा है। 1/6, 1/4, 1/3, 1/2। पहले तो इनका अनुपात निकालो सही से। तो इनका फिक्स अनुपात क्या होगा? पहले नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 6 4 3 2।
6 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 12 12 आएगा। तो इनको 12 से गुणा कर दो सारी रकम को। तो 12 को 1/6 से गुणा करें तो 6 दूनी 12, 12 को 1/4 से करें तो 4 तिया 12, 12 को 1/3 से करें तो 3 चौक 12, 12 को 1/2 से करें तो 6। अनुपात क्या आएगा 2 3 4 6, 2 3 4 6 आ गए। टोटल कितने हो गए 6 4 10 3 13 14, 6 4 10 3 13 और 2 15, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500। कितना गुणा 15 तिया 45, 300 गुणा दे रखी है। सबसे छोटा हिस्सा किसको मिला 2 को, तो इसका 300 गुणा कर दो तो 2 तिया 600। ऑप्शन डी, समझ गए, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 72 का। 600 रुपये मिलेंगे सबसे छोटे वाले को। प्रश्न नंबर 73 दिया है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम के दोनों के घनों का अंतर क्या होगा ये बताया है। देखो सबसे पहले तो एक भिन्न मान ली हमने x/y, ठीक है, x/y मत मानो, भिन्न मान लो, शुरू में x मान लो, भिन्न मान ली x। इसका व्युत्क्रम है कि इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसने कहा कि इन दोनों का अंतर x - 1/x दे रखा 9/11, ये दिया है इसके अंदर। x - 1/x कितना दे दिया 9/11 दे दिया। अब इसने कहा कि इसके घनों का अंतर निकालना है, तो पहले इसका क्यूब कर दो दोनों साइड, क्योंकि ये करेंगे a - b का क्यूब तो क्या आएगा a³ - b³। हमें लास्ट में ये निकालना है a³ - b³ करके, और वो जब सॉल्व करेंगे हम लास्ट में तो वो आएगा 3996/1331। ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, देखो क्यूब निकालना तो 11 का क्यूब तो बनेगा ही नीचे, तो ये क्यूब बनेगा 1331, 11 का क्यूब बजू। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 74 दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 720 है। एलसीएम कितना है 720, एचसीएफ कितना है 12 है। ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे? संभावित जोड़े बनाने के लिए पहले एलसीएम बटे एचसीएफ कर दो, तो कितना आएगा 12 × 72, 60 आ गया। यानी कि वो संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा आपस में 60 बने। 1 और 60, 4 और 15, 3 और 20, 5 और 12। देखो बनने को तो 10 और 6 भी बनता है, लेकिन ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 6 2 से कटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 5 और 3 बनेगा, बाहर 2 आ जाएगा, तो इससे वो नहीं बनेगा, जोड़े नहीं बनेंगे इनका। ठीक है, जोड़ा वो बनाना जिसका एलसीएम 1 हो। इसमें तो एलसीएम ही बदल जाएगा, तो इसमें जोड़ा बनेगा 5 जोड़े, 1 60, 4 15, 3 20 और 5 12, सॉरी 4 जोड़े बनेंगे इसके अंदर। कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। कौन कौन से बनेगा? एक तो बनेगा 1 और 60, ठीक है, इसके अलावा एक बनेगा 4 15, इसके अलावा एक बनेगा 3 20, इसके अलावा एक बनेगा 5 12, ये बनेगा इनका। प्रश्न नंबर 75 दिया है 3/7 ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो ऑफ सोल्व करो। ऑफ का मतलब होता है गुणा, इन्हें गुणा करो, 5 या 15 बटे 11 7 77 आ गया, जमा। अब ये भाग का सोल्व होएगा, भाग का यहाँ पे गुणा आएगा 21/24, 7 या 21, 8 या 24, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कट के कितना आ जाएगा 1, माइनस ये काट दो, 11 या 33, 18 2 36, 18 या 54, ये कटेगा नहीं, दोनों में 18, और ये कितने से कट जाएगा 6 काम 6, सॉरी 2 2 2 4, 2 8 16, 9/28 गुणा 3 आ जाएगा ये। ठीक है, 15/77 जमा 1 जमा ये माइनस 3/28 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना आपको, लास्ट में आएगा 335/308। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 79 का। सवाल नंबर 76 76 नंबर दिया है x - y का 45% x + y का 30% है। x - y का 45% का मतलब 45/100 बराबर x + y का 30/100, 100 से 100 कट गया, ये 15 दूनी 30, 15 × 45, क्या बचेगा इधर 2x - 3y, अंदर 2 से गुणा करें, 2x - 2y बराबर ये क्या बचेगा, अरे यार इधर 3 है तो 3x आएगा ना। ये इधर जब हमने काटा है तो ये 15 या 45, 15 दूनी 30, तो इधर 3 है तो ये क्या आएगा 3x
माइनस 3y बराबर 2x जमा 2y। x और y एक साइड ले लो, y इधर जाएगा तो 2x में से x गया तो एक x बचेगा, 2y इधर 3y इधर आ जाए, कितना आएगा 5y। x बराबर 5y दे रखा है। तो इसने पूछा कि y x का कितने प्रतिशत होगा, y x का कितने प्रतिशत होगा। देखो x बराबर कितना आ जाएगा लास्ट में 5y के बराबर आ गया। तो अब x बटे y कितना आ जाएगा 5/1। x का मान 5 है, y का मान 1, तो इसका कितना गुना हो जाएगा ये y x का कितना परसेंट है, तो y x का कितना है 20%। 5 का 20% तो एक होता है, तो कितना परसेंट आ जाएगा ऑप्शन ए। x का मान 5 आ गया, y का 1, तो y जो है x का कितना परसेंट है, तो 5 का x बराबर 1 है, तो का कितना आ जाएगा 20%। सवाल नंबर 77 दिया गया एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 70 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। भाई 100 में 70% 70 ही होएगा। गर्ल्स कितनी आ गई 70, बॉयज़ कितने बच गए 30। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत 57 है तो लड़कों का स्कोर कितना होगा, ये बताना है आपको। देखो एवरेज स्कोर लड़कियों का लड़कों से ज़्यादा है। 20% का मतलब है अगर लड़कों के 5 नंबर आए हैं तो लड़कियों के 6 नंबर आए हैं। 20 का मतलब 1/5, तो 5 का 6 हो गया। एवरेज जो सभी बच्चों का एवरेज स्कोर दे रखा वो दे रखा 57 दे रखा है। ठीक है, हमने ये मान लिया लड़कियों का एवरेज हो गया 6x, लड़कों का हो गया 5x, तो इनका टोटल स्कोर कितना हो गया 6 7 42, 420x जमा लड़कों का औसत कितना हो जाएगा 5 या 15, 150x। दे कितना रखा है ये 57 के बराबर कितने बच्चों का 100 का 57 गुणा 100। यहाँ से x का मान निकाल देंगे, x कितना आ जाएगा 10। लड़कों का एवरेज स्कोर पूछा कितना था 5x, तो 5 गुणा 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन सी 50 इसका एवरेज आ जाएगा। आगे सवाल नंबर 78। एक दूध वाला प्रति लीटर दूध खरीदता है और 1.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। इसके अतिरिक्त वह 9 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी भी मिलाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो दूध का क्रय मूल्य खरीदा इसने दूध कुछ रुपये पे, इसमें शायद स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है। 1.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, 9 लीटर दूध में घपला कर देता है। देखो उसने दूध खरीदा था 9 लीटर, खरीदा दूध कितना 9 लीटर, लेकिन बेचा कितना 11 लीटर खरीदा। देखो कॉस्ट प्राइस कितने लीटर दूध की आएगी 9 लीटर दूध की, लेकिन सेलिंग प्राइस कितने की आएगी 11 लीटर की। भाई 2 लीटर पानी मिला दे, लेकिन उसका दूध तो अब 11 लीटर तो बिकेगा अब। और किस भाव में बेच रहा है वो 1.5 रुपये के हिसाब से, 1.5 के हिसाब से बेच रहा है ना। ठीक है, तो 11 लीटर कितने में बेचेगा, 11 गुणा में 1.5 करेंगे तो 16.5 रुपये का बेचेगा ये सारा। खरीदा कितने में था 9 लीटर खरीदा था, समझ गए। 16.5 के हिसाब से पहला खरीदा ये 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा हुआ इसका। 9 रुपये में खरीद के 16.5 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया 7.5 का। कितने पर 9 पर 7.5/9 गुणा में 100, 250/3% उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 250/3। एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसने जो दूध बेचा है वो 9 लीटर बेचेगा, 9 जमा 2 11 लीटर। क्योंकि उसने कहा कि 9 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, बेशक से कुछ भी मिलाओ उसका बिकेगा तो कितना 11 लीटर। अब पैसे तो उसको 11 लीटर के मिलेंगे। ठीक है, जो पहली लाइन दे रखी है ना, एक दूध का मूल्य इतने रुपये लीटर है, वो यहाँ पर 1 रुपये लीटर है। यहाँ पे 1 रुपये लीटर पे खरीदा है ये दूध इसने। ठीक है, और 1.5 रुपये के हिसाब से इसने बेचा है। सवाल नंबर 79 है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 6% है, चक्रवर्ती ब्याज 10,000 पर, तो इसका तो ट्री वाला फार्मूला लगा लो भाई। बिल्कुल आसान सवाल है। अगर चक्रवर्ती ब्याज का सवाल नहीं आए तो 10,000 है, पहले साल कितना है 4%, तो पहले साल 10,000 का 4% निकालें कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब अगली बार क्या बोल रहा है, इसका दूसरे साल के लिए 5%, तो इसका 5% निकालें कितना आ जाएगा 500। लेकिन इसका भी 5% निकालो तो इसका कितना आ जाएगा 20। तीसरे साल की बात आ गई 6% पर, तो इसका 6% निकालेंगे 600। इसका 6% निकालेंगे तो 6 चौक 24। इसका भी 6% निकालेंगे तो 6 5 30। 20 का भी 6% निकलेगा तो 6 दूनी 12 यानी कि 0.12। सारा जोड़ दो, 6 4 10 1500,
20 30 50 60 70 लगभग 1580.25 आएगा ये, 1580.25। और ये दिया गया कहाँ पर, 1575 पॉइंट भी, ऑप्शन भी उत्तर आएगा इसका, एक बार कैलकुलेशन करके देखना। सवाल नंबर 80 है मिक्सचर का। पानी और शरबत के मिक्सचर है, एक में है पानी और शरबत 4:1, एक में है 3:1, तो 1:2 में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में पानी और शरबत का मिश्रण बताना है। ठीक है, पहले तो पानी के ले लो, शरबत का एक ले लो, और उसके बाद मिक्सर एलिगेशन का सोल्व करके देख लेना। ऑप्शन बी उत्तर आएगा इसका 23:7 मिक्सर एलिगेशन का है। सवाल नंबर 81, किसी काम को करने के लिए मजदूर 8500 रुपये में नियुक्त किए गए, कुछ दिनों बाद अनुपस्थिति का केवल 6050 रुपये दिए गए, तो कितने दिन तक अनुपस्थित। भाई किसी काम का ठेका दे दिया, तेरे को 85 दिन में काम 8500 रुपये मिलेंगे, 10 दिन में काम निपटाना है, बीच में उसने कर ली छुट्टी, इसकी वजह से उसको रुपये मिले 6050। ये बताओ कितने दिन छुट्टी पे था वो। देखो 8500 अनुपात ले लो भाई, टोटल काम कितने दिन का था, कितने दिन करा इसने, इतने तो रुपए मिलेंगे, 170 और रेशियो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एब्सेंट कितने दिन रहा, 49 दिन। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो सवाल नंबर 82, को ट्रांसपोर्ट अपनी ट्रक यात्रा के पहले 4 घंटे 90 की, दूसरी दूरी 50 की स्पीड से चलता है 6 घंटे, तो ट्रक की औसत स्पीड बताओ। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितने आ जाएगा, 90 की स्पीड से 4 घंटे में 9 चौक 36, 50 की स्पीड में 6 घंटे 5 सिंग 30, टोटल दूरी आ गई, टोटल टाइम कितना होगा, 6 और 4 10 घंटे, ये कितना हो जाएगा 660 बटे 10 यानी कि 66 किलोमीटर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 83 है कि 47 से भाग होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, क्या होती है 1000। 47 से भाग कर दो इसको, 47 से भाग करेंगे तो लास्ट में शेष कितना बचेगा 13। ठीक है, अगर हम इसमें से 13 घटाएंगे ना तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, ये ध्यान दो यहाँ पे। भाई 13 शेष बच गया, इनकी संख्या में 13 फालतू है, लेकिन अगर इसमें से 13 घटा दिया तो 3 अंकों की संख्या बच जाएगी, 987 उत्तर आएगा, लेकिन वो 3 अंकों की संख्या होगी सबसे बड़ी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लाने तो 47 में से 13 घटा दो, वो इसमें जोड़ दो। भैया 13 ही तो है, इसमें और क्या जोड़े कि पूरी भाग हो जाए, तो 13 तो एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो 47 में से 13 गए कितना बचेगा 24, तो इसमें से 24 और जोड़ दो तो 1024 वो संख्या आ जाएगी, 34 सॉरी 24 नहीं 34, 1034। सवाल नंबर 84, किसी वस्तु के मूल्य में 12% की कमी, एक व्यक्ति उसको 280 रुपये में 2.5 किलो अधिक खरीदता है, तो प्रति व्यक्ति वस्तु की कीमत कितनी कम हुई है, ये बताना है इसको। देखो 12% का मतलब कितना हो गया, 12/100 यानी कि 4 या 12 25, यानी कि पहले 25 रुपये कीमत थी, अब कितनी होगी 22, ये हो गया। पहले 25 रुपये कीमत थी, अब कितनी होगी 22 होगी, ये इसके अंदर 12% का मतलब कितना हो गया 3/25, तो पहले 25 कीमत थी, अब कितनी होगी 22 की कीमत घट गई इसकी। अब एक पहले व्यक्ति 280 रुपये में 2.5 किलो अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 25 के हिसाब से पहले 280 रुपये में कितने किलो खरीद रहा था भाई, ये 280 25 के हिसाब से खरीदा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 11.2। अब कितना खरीद रहा है 22 के हिसाब से, 280 को 22 से भाग कर दो, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, बचा कितना 16, और 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 12.7 बच गया 6, 22 दूनी 44, और ये ऐसे चलता रहेगा लगभग 12.5 कुछ इनका अंतर आएगा, वो दे रखा 2.5 किलो के बराबर। ठीक है, ये 1 पॉइंट ये 2.5 किलो के बराबर दे रखा है भाई। यहाँ पे आ गया अपना 11.2 लीटर, वो आएगा 12.5 लीटर, अंतर कितना आएगा लगभग 1.5 किलो का, और इसमें 1.5 किलो की वैल्यू कितनी दे रखी 2.5 किलो, इसको बराबर करते हो वस्तु की कीमत का अंतर आ जाए कितना कम हुआ है। ठीक है, तो कितना कम हुआ हो लगभग 14 रुपये, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 85 पाई चार्ट आप कर लेना। 85 सवाल हो चुके, गणित हमने कर लिया। देखो कुछ सवाल मैंने छोड़ दे हैं, इसलिए छोड़ दे हैं कि उनमें कैलकुलेशन होएगी, आप पेन कॉपी लेके और खुद से करके देख लेना, इतना ऐसा कुछ नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, एक बार एक आधा सवाल खुद से भी करके देखना, हर सवाल के सॉल्यूशन नहीं होता, कैलकुलेशन लगती है इसके अंदर।
ठीक है, और आपके पास इतना रिवीजन करने का टाइम नहीं है अभी, आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन देखने हैं किस किस लेवल के हैं, तो आप फटाफट से एक बार रिवाइज करते रहो साथ के साथ। सवाल नंबर 86, यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट है। पहला प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। कथन है कि क्या सरकार को सिगरेट पर भारी टैक्स लगा देना चाहिए। भाई सरकार को सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए, नहीं मतलब भारी टैक्स। अब इसके दो निष्कर्ष रखे कि हाँ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदारी हतोत्साहित होंगे। दूसरा है कि नहीं, यह सरकार के लिए एक आय का स्रोत है। देखो ज़्यादा नहीं सोचना, ये पहला निष्कर्ष लगा देना कि हाँ भाई टैक्स लगा दो, इससे जो लोग गरीब हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 87 है फैमिली रिलेशन का है, ये आप खुद से बना के देख लेना। फैमिली रिलेशन का सवाल है, आप बना के देख लेना, भतीजी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 88 है, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ये भी आपको खुद से बना के देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 88 का। सवाल नंबर 89 है, ये ऐसे डायरेक्शन का सवाल है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ये दक्षिण की ओर 8 मीटर चला, ठीक है, दक्षिण की ओर चला दो पहले इसको, दक्षिण की ओर 8 मीटर चल दिया, मतलब नीचे की साइड। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चल दिया, यहाँ से चला 15 मीटर। उसके बाद वह मुआमामत 90 डिग्री मुड़ा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि इधर मुड़े। भाई यहाँ इधर खड़ा है तो घड़ी इधर मुड़ेगी, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री मतलब ऊपर मुँह हो गया इसका। शुरू में चला था 8, अब चला 15, फिर वापिस 8, यानी कि इस पॉइंट की सिधाई में आ गया ये। शॉपिंग कम्प्लेक्स से बाएं और मुड़कर 8 मीटर चला, अब यहाँ से 8 मीटर यहाँ पर इतना चल दिया, आधा ही चला, पूरा नहीं चला ये। इसने कहा कि गोवर्धन के इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच, अरे यार यहाँ से लेकर यहाँ की ये दूरी पूछी है ये, क्योंकि गोवर्धन कॉलोनी है, इंश्योरेंस ऑफिस ये है, 8 और 15 इसका ये डायगोनल निकालना है। ठीक है, 8 8 64, 15 15 225, ये इसका निकल जाएगा। 8 और 15 का ये एंड रूट लगा के कितना आ जाएगा, 17 का 289, 17 उत्तर हो जाएगा इसका। इस सवाल में लास्ट की 2 लाइन तो घुमाने के लिए दे रखी है। ठीक है, सवाल नंबर 90 है कथन निष्कर्ष का। कोई भी वानर मनुष्य नहीं है, सभी वानर मानव है। ये वानर है, ये मानव है और ये मनुष्य है। मनुष्य और वानर का नेगेटिव रिलेशन दिया है। तो पहला है कि कोई भी इन बंदर मानव नहीं है। भाई सभी वानर, अच्छा बंदर वानर, अच्छा अलग अलग दे दिया, गलत कर दिया। बंदर और वानर है, ये बंदर हो गए और ये वानर, इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। ये बंदर, ये वानर, सभी वानर मानव है, सभी वानर क्या है, ये है मानव। अब देखो कोई भी बंदर मानव नहीं है, कोई भी बंदर न मान, ऐसा तो कोई डायरेक्ट इसके बारे में दिया ही नहीं है। भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ मानव वानर है, ये बिल्कुल सही है, कुछ मानव जो है वो वानर है। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाए, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। सवाल नंबर 91 है कि सभी बसें ट्रेनें हैं। सभी बस जो है वो ट्रेन है, सभी कुछ ट्रेन बाइक हैं, ये हैं, ये बाइक हो गया, ये ट्रेन हो गया और ये क्या हो गया, बस हो गया। पहला निष्कर्ष है कि कुछ बाइक बसें हैं, बाइक और बस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। कुछ बाइक ट्रेन है, बिल्कुल ये कॉमन हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। कुछ ट्रेनें बस हैं, कुछ ट्रेनें बस हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, कुछ बसें बाइक हैं, कुछ बसें बाइक हैं, ये इसका नहीं करता। यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा और जो है तीसरे का पालन करता है, जो दिया है ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 91 का। एक बार आप बना के देख लेगा, कोई डाटा मिस हो गया तो एक बार आप खुद से करके देख लेना इसमें। प्रश्न नंबर 92 दिया है कि 5 जने बैठे हैं टेबल की ओर मुंह करके, बैठा दो 5 जनों को। टेबल बना दी, टेबल की साइड मुंह कर दिया, 1 2 3 4 और 5वां इधर से बैठ जाए, इधर से बैठा दो 5वां बंदा। 5 बंदे बैठ गए। इसने कहा है कि ए जो है वो जी और एल के बीच में बैठा हुआ है। एम जो है, देखो यहाँ से देखो, एम एल के दाईं और दूसरे नंबर पर है। एम जो है वो एल के, एल है यहाँ पे,
इसके दाईं साइड इधर होगा दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे कौन बैठा है, एम, यहाँ पे है एल। ए जो है वो जी और एल के बीच में बैठा है। अगर यहाँ पे ए बैठाए तो जी और एल नहीं आएगा, यहाँ पे एल है तो यहाँ के ऊपर जी बैठेगा तो यहाँ पे आएगा ए। भाई एल और जी के बीच में आएगा ए, आ गया। अब देखो आगे, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सा, ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर ये कौन बैठा है, एम। ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। स्टेटमेंट आदि दे रखी, लेकिन जो हमें उत्तर पूछा गया ना वो हमारा निकल गया, सीधी सी बात है इसके अंदर। सवाल नंबर 93 है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। आप खुद से करके देखना, आप सभी गिफ्ट वस्तुएं हैं, कुछ गिफ्ट वस्तु है तो इसमें आप करके देख लेना, शायद इसमें, अच्छा इसमें तो कथन दे रखे हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन, इसके कंक्लूजन दे ही नहीं रखे। अच्छा ये ऑप्शन में दे रखे हैं। अच्छा इस प्रश्न में देखो 2 स्टेटमेंट देंगे और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से ऑप्शन का ये अनुसरण करता है, ये आपको इसमें से बताना है। ठीक है, ऑल गिफ्ट आर प्राइज, ये गिफ्ट हो गया और ये सारे प्राइज हो गए। सम गिफ्ट आर ऑब्जेक्ट, कुछ गिफ्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी हैं, ऑब्जेक्ट हो गए। सभी जो प्राइज है वो गिफ्ट हैं, प्राइज और गिफ्ट तो नहीं है भाई, गलत है। सभी गिफ्ट प्राइज है, सभी प्राइज गिफ्ट नहीं आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट तो वैसे ही नहीं आएगी, दोनों कट जाएंगे तो ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। कुछ वस्तु पुस्तक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो पुस्तक है, ये वाला हिस्सा, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 94 है, गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू, कौन है ये। गिद्ध भी उड़ेगा, ये सारे के सारे उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो y से v बन गया, v से s बन गया, s से यहाँ पर फिर आएगा m। देखो y से v में 3 कम हो गया, v से s में 3 कम हो गया, s से 3 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला p, p से 3 करेंगे तो m आ जाएगा। ऐसे k से 3 कम करके h, h से 3 कम करके e, e में से फिर 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, b बनेगा। ठीक है, p b j 3 घटा के बना रखा है, p b j ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। इसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 42, 43, 44, 45, इसके बाद 7। देखो इसमें एक बार थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये देखो -1 +4 -9 +16 और -25 तो +36। देखो 1 का स्क्वायर घटा दिया, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया, 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर घटा दिया, 6 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो 27 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 63। समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर घटा के 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा के 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर घटा के 6 का स्क्वायर जोड़ दिया। समझ रहे हो, स्क्वायर नंबर घटा जोड़ रखे हैं इसमें सीक्वेंस में। आर एस का क्यू टी से संबंध है तो 1 के का किससे संबंध आएगा, आर एस का क्यू टी से। देखो आर एस टी, ठीक है, क्यू आर एस, ये 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है। समझ रहे हो, पहले और लास्ट में 2 ज़्यादा है और दूसरे और पहले में 2 कम है, ए सी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आई जे और के, इसमें 2 का अंतर है, ये 2 ज़्यादा है, तो क्या आएगा, आई और सी। आई और सी इसका उत्तर हो जाएगा जो दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, आई और सी। सवाल नंबर 98 आप खुद से बना के देख लेना, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। 98 का उत्तर आएगा सी। ठीक है, कैसे आएगा, ओ का उल्टा क्या है, एल। ठीक है, आर का उल्टा क्या है, आर के उल्टे में 1 जोड़ रखा है, टी के उल्टे में फिर जे। देखो जो ओड नंबर पर है ना, ओड नंबर वाले वो तो सीधे उल्टे ले रखे हैं, पहले तीसरे पांचवें वाले, और जो दूसरा चौथा नंबर पर है ना उसमें उल्टा करके और 1 नंबर ऐड कर रखा है। ये ध्यान रखना, ये पैटर्न लगा रखा है इसके अंदर। सवाल नंबर 99 में आकृति पूछ रखे, कौन सी आकृति आएगी, तो ये आएगी ऑप्शन डी वाली, ऑप्शन डी वाली। सवाल नंबर 100 में ये पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 15 और 12 का 90 बना रखा है, तो 15 गुणा 12 करें कितना आएगा, 180/2। 16 और 13 गुणा करें कितना आएगा, 160 और 48 208, 208 का आधा कर दिया, तो ऐसे 18 और 12 की गुणा कर दो। ठीक है, और उसका आधा कर दो, 18 12 गुणा कितने आएगी, 216, 216 का आधा करेंगे तो 108, 108 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
108 जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर, पहले दूसरे की गुणा करके 2 से भाग कर दो, ये दे रखा है इसके अंदर। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 पूरा हुआ। आज थोड़ी क्लास फास्ट करवाइए, आप कर लेना। गणित के कुछ सवाल इसलिए छुड़वाए कि कैलकुलेशन के आप कर लेना। सीटी के प्रैक्टिस सीटी के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में देखें, फटाफट से आपको करना है। डेली अब 2-2 प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है। 50 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। जो पहली बार देख रहा हो सारी क्लासेस देख ले। तो ये था, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।